हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और हमारा जो चैनल है आपको प्रॉपर कंटेंट देता रहेगा। पहले हमने अकाउंटेंसी का सिलेबस दिया, इसके बाद में बीओ का सिलेबस दिया, अब हम बैंकिंग का सिलेबस लेकर के आए हैं। और बैंकिंग के सिलेबस में आपके लिए कौन से टॉपिक सबसे पहले तैयार करने हैं ये भी आज आपको बताया जाएगा। और इन सब के बारे में अगर आज आपने सही से सीख लिया तो समझ लो कि बैंकिंग की एक झलक जो कि माइंड में क्रिएट होती है कि यार बैंकिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है, वो आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो आइए शुरू से और लास्ट तक इसको देखते हैं, समझते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं, इनको भी समझते हैं। जो लोग हमारे पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो उनके पास में पीडीएफ नोट्स पहुंचाने का हमारे पास में पूरा विकल्प है। जो लोग नए इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए मैं अपने ऑफिस का नंबर दे दूं 971981 और 11101। ये हमारे ऑफिस का नंबर है। इस पे नाम और क्लास एड्रेस सेंड कर देंगे तो हम आपको भी एक ग्रुप में जोड़ लेंगे। कोई उसका आप पे चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। तो ग्रुप में जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप अपना नाम, एड्रेस और क्लास सेंड करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। 11th क्लास का अधिकोषण तत्व जिसको हम बैंकिंग कहते हैं उसका ये सिलेबस है। और बैंकिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये यहां पर हम मार्क करते चलेंगे, साथ साथ में समझते चलेंगे। और ये सिलेबस यूपी बोर्ड वालों के लिए तो है ही है, बाकी जो बिहार बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, उत्तराखंड बोर्ड है, उनमें भी ये वैल्यूएबल है। यही टॉपिक है, बस क्या है 2-1 चैप्टर केवल बदले हुए होंगे, बाकी सिलेबस लगभग मिलता जुलता रहता है। तो शुरू करते हैं। देखिए यहां से सिलेबस के लिए, और ये करंट ईयर का सिलेबस है 2022-23 में जो सिलेबस सेट किया है एनसीईआरटी बेस वही है। तो समझेंगे पहला सिलेबस में जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा वस्तु विनिमय प्रणाली व मुद्रा का विकास। देखो वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? वस्तु विनिमय ही 2 शब्दों से मिलकर के बना है, वस्तु प्लस विनिमय। वस्तु का मतलब क्या होता है? जो चीजें हमारे लिए उपयोगी हैं वो क्या कहलाती हैं? वस्तु कहलाती है। जैसे ये पेन एक प्रकार से वस्तु है, ठीक है, और ये शर्ट एक प्रकार से वस्तु है। यानी वो सारी चीजें, वो सारी वस्तुएं जो कहीं ना कहीं हमारे लिए उपयोगी हैं, कॉमर्स में वो क्या कहलाती हैं? वस्तु कहलाती हैं। और विनिमय का मतलब होता है अदला बदली करना, यानी आपके लिए जो आवश्यक है वो हमसे ले लो और आपके पास में जो हमारे लिए आवश्यक है वो हमें दे दो। वस्तुओं को अदलना बदलना ही, यानी कन्वर्ट कर लेना, एक्सचेंज कर लेना, वही हमारी क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। लेकिन इसमें कई समस्याएं आती हैं। अगर हम वस्तुओं को बदलेंगे तो उनका सही मूल्य नहीं मिल पाएगा, सही कीमत नहीं मिल पाएगी, उनको बंटवारे करने में दिक्कत होगी, ठीक है, और बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली को दूर करने के लिए मुद्रा का क्या हुआ था? विकास हुआ। वर्तमान समय में जो लेन देन हो रहे हैं वो सब मनी फॉर्म में अपनाए जाते हैं, ठीक है, यानी मनी फॉर्मेट में ही पूर्ण किए जाते हैं। प्राचीन समय में वस्तु से वस्तु को बदला जाता था, ठीक। तो मुद्रा का विकास यहां पर जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है उसमें इसीलिए किया गया कि वस्तु विनिमय में जो भी समस्याएं थी, कठिनाइयां थी, उनको दूर करने के लिए मुद्रा का क्या हुआ था? आविष्कार हुआ था, ठीक है। तो पहला जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा जरूर। दूसरा है मुद्रा का अर्थ, कार्य, महत्व। ये भी इंपॉर्टेंट है, जरूर आता है। मुद्रा किसे कहते हैं? अरे भैया जिसमें मतलब दूसरे वस्तु को क्रय करने की ताकत हो, भुगतान का आधार हो, बस उसी को हम क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। जैसे जो रुपया पैसा होता है, सोना चांदी होता है, ये सब मुद्रा के रूप में ग्रहण किए गए। आगे चैप्टर्स में भी आप समझोगे। तो मुद्रा वह है जिसको या तो सरकार द्वारा घोषित कर दिया जाए, जैसे आपने देखा होगा कि पहले 500 के और 1000 के जो नोट हैं वो बंद कर दिए गए थे और उनके स्थान पे दूसरे नोट आ गए। तो सरकार ने तो इशारा किया, बोले नहीं अब वो मुद्रा नहीं, अब हमारी ये मुद्रा है। तो मुद्रा क्या है? जिसको या तो सरकार घोषित कर दे या जो मूल्यवान हो, ठीक है। जैसे सोना है, चांदी है, इनके जो सिक्के हैं वो कैसे होते हैं? मूल्यवान होते हैं। तो मुद्रा का अर्थ, कार्य और महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुद्रा का वर्गीकरण में ये भी इंपॉर्टेंट है। मुद्रा के वर्गीकरण में क्या हुआ कि मुद्रा को कौन कौन से भागों में बांटा गया। आपने सुना होगा कि धातु मुद्रा भी चलती थी, पत्र मुद्रा भी चलती थी, सांकेतिक मुद्रा चल रही, अब तो ई मुद्रा चल रही। ई मुद्रा का मतलब होता है ई पेमेंट जो लोग करते हैं, यानी आपको अगर पेमेंट देना है तो आप वहां से ट्रांजैक्शन हमारे अकाउंट में कर दीजिए, ना तो रुपए को आप हाथ लगाएंगे ना हम हाथ लगाएंगे, वो पेमेंट भी हो जाएगा। तो ई इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा अब चल पड़ी। धातु मुद्रा में सिर्फ जो सिक्के हैं उनकी हम बात करते हैं, और जो धातु मुद्रा है वो बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक साथ में रही है वस्तु विनिमय प्रणाली के। तो धातु मुद्रा भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
ग्रेसम का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आता जरूर है। देखिए ब्रिटेन की महारानी जो एलिजाबेथ थी, उन्होंने अपने शासनकाल में उन्होंने देखा जनता में कि बहुत सारे कटे फटे नोट, घिसे पिटे सिक्के चल रहे हैं, तो उन्होंने अपने यहाँ पर एक नई मुद्रा जारी कर दी और उनका सब लोग नई नई मुद्रा का प्रयोग करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि नई मुद्रा धीरे धीरे चलन से बाहर हो गई। जब बाहर हो गई तो महारानी ने पूछा कि भाई ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा पता लगाने के लिए एक ग्रेसम महोदय थे जो अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने मतलब सर्च किया और उन्होंने जाना, उन्होंने कारण पता लगाए कि लोगों में प्रवृत्ति होती है कि उनके पास में अगर दो प्रकार की मुद्रा है, एक अच्छी मुद्रा और दूसरी घटिया मुद्रा। जैसे आप हो मार्केट में जाते हो, 100 रुपए के अगर 5 नोट हैं जिसमें से 2 नोट कटे फटे थोड़े से हैं, तो वो सबसे पहले क्या करोगे, उन्हीं को आप देने का प्रयास करोगे। जबकि जो सही नोट होंगे, देखने में अच्छे नोट होंगे, वो अपने पास रखोगे। कहीं ऐसा थोड़ी नहीं 100 रुपए वाला 110 रुपए में चल जाएगा। तो यहां पर मैं समझाना चाहता हूं आपके लिए प्यारे बच्चों कि जो अच्छी मुद्रा है वो मार्केट में नहीं मिलती है, जो थोड़ी खराब घिसी पिटी मुद्रा है वो मार्केट में चलती रहती है। तो यही ग्रेसम का नियम है कि घटिया मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से क्या कर देती है, बाहर कर देती है। ठीक है, ये ग्रेसम का क्या था, नियम था। ठीक, जो सिक्के चमकदार होते थे, नए होते थे, उनको लोग इकट्ठा कर लेते अपने पास में और वही पुराने वाले से लेन देन शुरू करते थे। यही ग्रेसम का क्या था, नियम था। ठीक है, मुद्रा के मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्व, तत्व का मतलब होता है वो एलिमेंट्स, वो कारक, वो फैक्टर्स जिनसे मुद्रा का जो मूल्य है वो घटता और बढ़ता है। अब आप सोचोगे मुद्रा का मूल्य क्या होता है। भैया 10 रुपए में 1 किलो अगर आप पोटैटो परचेज कर सकते हो तो भाई 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम रहा। भाई ये समझो, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखो आप बाजार जाते हो, ठीक है, आपने देखा कि आप आलू परचेज करते हो मार्केट से, ठीक, जो कि 1000 ग्राम ही है। 1000 ग्राम का मतलब है एक क्या है, केजी है। कभी कभी आपने देखा कि 10 रुपए में क्या होता है, ये रुपए हैं इधर लिखे हुए। ठीक है, ऐसे ही आप भी एग्जाम में समझाओगे एग्जाम्पल के द्वारा, तो अलग बच्चों से आपको नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। भाई 10 रुपए में 1000 ग्राम आप खरीद लेते हो। ठीक है, अब पता चला कुछ समय बाद आलू पे महंगाई आ गई, अब 20 रुपए में आप उतना ही ग्राम आलू खरीद पा रहे। तो भाई कीमत किसकी घटी बढ़ी, ठीक है, मूल्य किसका प्रभावित हुआ। अरे ये 1000 ग्राम तो 1000 ग्राम रहे, 1 केजी तो 1 केजी ही रहा। बस क्या हुआ कि 10 का नोट जो इनको खरीद ले रहा था, अब उसको 20 का नोट खरीद पा रहा है। तो मूल्य किसका प्रभावित हुआ, पता, मुद्रा का। यही है मुद्रा के मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्व। यानी वो कौन कौन से कारण है। देखो मांग, किसी चीज की मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, वस्तु कम है तो जाहिर सी बात है कि जो महंगाई है वो आ जाएगी, यानी मुद्रा का मूल्य घट जाएगा। ठीक है, और ये जो टॉपिक है बच्चों को बहुत देर में समझ में आता है, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझोगे तो बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। ओके, तो हमारे यहाँ कॉमर्स वैसे ही बहुत ईजी तरीके से समझाया जाता है। आगे मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। परिमाण माने होता है मात्रा, यानी मुद्रा की कितनी मात्रा उपयोग में लाई जाए, ठीक है, कितनी जनता में जारी की जाए, इस पर संबंधित ही चैप्टर है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मुद्रा का मूल्य परिवर्तन, मुद्रा स्फीति खूब पूछा जाता है। इसको मुद्रास्फीति को अंग्रेजी में इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन इज अ स्टेट इन विच द वैल्यू ऑफ मनी इज डिक्रीज्ड। जो मुद्रा स्फीति की स्थिति होती है, इसमें जो मुद्रा की वैल्यू है वो कम होने लगती है। ठीक है, तो उसको हम मुद्रा स्फीति कहते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट है। मुद्रा स्फीति, विस्फीति, संस्फीति, ये 4-5 हैं, लेकिन यहाँ पर मुद्रा स्फीति ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्वर्णमान। स्वर्णमान का समझ लो कि स्वर्ण युग जो चला था, जिसमें केवल सोने के सिक्के लेन देन में प्रयोग किए जाते थे, उसके लिए हम स्वर्णमान तथा रजतमान मतलब चांदी के सिक्के, यहाँ पर सोने और चांदी के जो दोनों सिक्के साथ साथ में चले थे, इसी को हम द्विधातुमान भी कहते हैं। द्विधातुमान यानी दोनों सिक्के साथ साथ चले थे, ये दो धातुमान के नाम से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में आ जाता है। कागजी मुद्रा वही पेपर मनी है जिसके लिए कहते हैं, जो आपके कागजी नोट्स हैं, 10 का नोट, 5 का नोट। ठीक है, एक बात याद रखना, 1 रुपए का जो नोट है भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है और सब वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, आरबीआई जारी करती है और लोगों के लिए। ठीक,
और नोटों के लिए तो कागजी मुद्रा के बारे में यहाँ पर पूरा चैप्टर है। इसके कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन से दोष होते हैं, ये पूरा इस चैप्टर में समझना है। नोट निर्गमन का सिद्धांत, यानी भारत में जब नोट छपते हैं, नोट निर्गमन का काम करता कौन है? आरबीआई करती है, ठीक है। और आदेश किससे मिलता है? वित्त मंत्रालय से मिलता है, वहां से हमारा पूरा बजट बनता है, ठीक है। वित्त मंत्रालय बताता है कि कितना कितना आपको नोट छापना है, तो आरबीआई क्या होता है? उसी आदेश का पालन करती है। तो नोट निर्गमन का कौन कौन सा सिद्धांत है, ठीक है। और वर्तमान में कौन सा सिद्धांत लागू? जब तक 85 करोड़ और 115 करोड़ की विदेशी प्रतिभूतियां और गोल्ड तिजोरी में नहीं रख दिया जाएगा, तब तक नोट निर्गमन नहीं हो सकता। ये सिद्धांत है, ठीक है। भारत की वर्तमान मुद्रा प्रणाली, मुद्रा प्रणाली का मतलब मुद्रा तकनीकी से है, यानी कौन सी अपनाई जा रही है, ठीक है। तो यहां से ये जो नोट निर्गमन का सिद्धांत है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करेंगे साख तथा साख प्रणाली। देखो साख किसे कहते हैं? साख का मतलब होता है उधारी से, कहते नहीं भैया उसकी साख बनी रहे, ठीक है। ये साख क्या चीज होती है? मान लीजिएगा हम सब लोगों ने बैंक में 5 हज़ार रुपए जमा कर दिए और पता चला कि बैंक के पास में वो सब पैसे जमा हो गए और बैंक ने वो पैसा उठाया और किसी अन्य व्यक्ति को लोन के रूप में बांट दिया। लेकिन हम में से कुछ लोग पहुंचे, बोले बैंक से हमारा पैसा दो, तो बैंक तुरंत पैसा उठाएगी और आपको दे देगी। अब आप सोचो कि बैंक के पास में जो हमने जमा किया वो तो किसी और को दे दिया, लेकिन किसी और से जो बैंक के पास में मिला वो हमें दे दिया। तो एक प्रकार से ये कन्वर्जन होता चला गया। यही बैंक की क्या है? साख है कि तुम उससे पैसे मांगोगे वो तुम्हें तुरंत देगा और तुम्हारे भी पैसे का प्रयोग कहीं और कर लेगा। यही होती है साख। अब साख प्रणाली यानी कौन सी टेक्निक अपनाते हैं, वो इस पर ये चैप्टर बना हुआ है। साख पत्र में चेक, बिल, ड्राफ्ट, हुंडी, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, इंपॉर्टेंट है। और साख पत्र में चेक, बिल, ड्राफ्ट, हुंडी और विनिमय विपत्र, ये सारी चीज़ें, प्रतिज्ञा पत्र, ये सब शामिल होते हैं। इन पत्रों के बारे में हाई स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा और आगे भी पढ़ने के लिए मिला होगा। और ये जो टॉपिक है, जितना अच्छे से पढ़ लोगे आगे की पढ़ाई उतनी सरल हो जाएगी। ये सारे बच्चे मेरी बात हो सकता है ना समझ पाएं, लेकिन एक बात याद रखना कि अगर हाई स्कूल 11th और 12th में पढ़ाई अच्छी कर ली तो तुमको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। गारंटी है मेरी, जॉब लगने से तुमको कोई नहीं रोक सकता। वो बच्चे परेशान हो सकते हैं जिन्होंने सही से पढ़ाई नहीं की हो, लेकिन हमारे चैनल पे आने के बाद अगर यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हो तो 100% आपको गवर्नमेंट जॉब ही करना है, ठीक है। ये ठान लीजिए। कैसे? ये तरीके मैं बताऊंगा। आगे है पूंजी मांग पत्र, अंशवय ऋण पत्र। देखिए पूंजी मांग पत्र, पूंजी किसे कहते हैं? व्यापार में लगा हुआ धन क्या कहलाता है? पूंजी कहलाता है। आपके घर में 20,000 रुपए रखे हुए हैं, वो 20,000 रहेंगे, चाहे 6 महीने रखे रहें, 1 साल रखे रहें, 10 साल रखे रहें, 20 के 20 ही रहेंगे। लेकिन वही पैसा अगर किसी कंपनी में लगा दिया जाए तो वहां पर वो पैसा सुरक्षित भी है और बढ़ेगा भी। तो क्यों? क्योंकि वो क्या बन गई? पूंजी। व्यापार में लगा हुआ धन क्या कहलाता है? पूंजी कहलाता है। और पूंजी मांग पत्र का मतलब है कि पूंजी मांगने कौन कौन से तरीके हैं। जैसे आप अगर किसी कंपनी के शेयर खरीदना चाहोगे, डिवेंचर खरीदना चाहोगे, क्या होते हैं शेयर, डिवेंचर, ठीक है। ये आगे भी पढ़ने को मिलेगा, लेकिन मैं बता दूं कंपनी में जितना भी पैसा लगा हुआ उसका छोटे से छोटा हिस्सा जिसको आप लगाना चाह रहे हैं वो आपका शेयर कहलाएगा, क्योंकि वो क्या हो गया? हिस्सा हो गया। ऋण पत्र क्या है? अगर आप कंपनी के शेयर नहीं खरीदना चाह रहे हैं, केवल कंपनी को लोन के रूप में पैसा देना चाह रहे हैं और जब चाहोगे उस पैसे पे वापस लेना चाहोगे तो आपको पैसा वापस भी मिल जाएगा। तो ऐसे के लिए जो सर्टिफिकेट दिया जाता है आपके पैसे का, कितने पैसे आपके जमा, उसी को हम क्या कहते हैं? ऋण पत्र कहते हैं। तो शेयर एंड डिवेंचर होते हैं, ये आगे खूब आपको विस्तार से पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो ये आपका जो बैंकिंग है उसका सिलेबस है। आपको जो बुक मिलेगी उसमें चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़े हुए होंगे, लेकिन दोस्तों बस इतना ही मटेरियल आपको सही से पढ़ लेना है, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद आप परेशान हो ही नहीं सकते हो, ठीक है। किस तरह से मैंने आज ये समझाया, एक झलक थी और आपने समझा, इसको बड़े प्यार से समझा। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में शेयर भी कर दें और हमारी ये वीडियो हो सके तो लाइक भी कर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो हम लाते रहें। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।